नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। आज एक नए विषय की ओर चलते हैं। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। तो दोस्तों, आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, ये अगर आया ये क्वेश्चन तो बड़ा है, 10 नंबर में पूछ सकता है। अगर 5 नंबर में पूछा तो पॉइंट्स के थोड़े थोड़े 2-4 हेडिंग्स डाल के, जो भी इसमें 8 हेडिंग्स हैं वो सब डाल करके उसमें थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन लिख देंगे तो 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। लेकिन बड़ा बनेगा तो आपको विस्तार से लिखना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन और उपसंहार के साथ में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने अपने युवावस्था के प्रारंभिक वर्ष कला के अध्ययन में तथा यूरोप भ्रमण में व्यतीत किए। अपने यूरोप भ्रमण के दौरान उनकी मुलाकात वियना में प्रसिद्ध मनोविश्लेषक सिगमंड फ्राइड के साथ हुई। इनकी मुलाकात, जब ये अध्ययन कर रहे थे तो इनकी मुलाकात प्रसिद्ध विश्लेषक सिगमंड फ्राइड से हुई और उनके साथ उन्हें फ्राइड से मनोविश्लेषण विषय पर अध्ययन करने के संबंध में निमंत्रण भी प्राप्त हुआ। यहीं से उनके एक अलग कार्यक्षेत्र की शुरुआत हुई। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वे अमेरिका जाकर बस गए। इन्होंने अपने देश जर्मनी में हिटलर द्वारा प्रताड़ित करने के भय से उन्हें मुक्ति मिल गई। वो अमेरिका में जाकर के बस गए और अमेरिका में उन्होंने मानव विकास संबंधी आदिवासी अमेरिकन परंपराओं का अध्ययन किया और फिर एक मनोविश्लेषक के रूप में इस अध्ययन कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया और फलस्वरूप 1950 में उन्होंने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत को सबके सामने रखा। इस अध्ययन में 1950 में उन्होंने एक सिद्धांत लाया और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत लाया कि जब उन्होंने पूरे अध्ययन के अनुसार जो पूरे मनुष्य जब से जन्म लेता है और मृत्यु पर्यंत पूरी जो आयुगट है उसको 8 वर्गों में विभाजित किया और क्या क्या आवश्यकताएं और अपेक्षाएं हर गट में होती हैं, उस हिसाब से उन्होंने उस सिद्धांत को प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया। पूरे जीवन को, पूरे लाइफ को उन्होंने 8 अवस्थाओं में बांटा और उसको सविस्तार उसकी चर्चा की। तो एक एक अवस्थाओं के विषय में पढ़ते हैं जो एरिक्सन ने बताया है। पहला है दोस्तों, विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास। शिशु जन्म से, ये व्यक्ति क्या करेंगे, इसमें शिशु बच्चा है, जन्म से 1.5 वर्ष तक की आयु का समावेश इसमें होता है। अपनी अधिक से अधिक देखभाल और अपने लिए ज्यादा से ज्यादा आराम की गारंटी इस विषय में चाहते हैं। अब इसको विस्तार से देख लेते हैं दोस्तों कि ये विश्वास बनाम अविश्वास अवस्था में एरिक्सन के अनुसार क्या चीजें होती हैं। मैं पढ़ के समझा देता हूं आपको। अपने जन्म से 1.5 वर्ष की अवधि में एक शिशु को विश्वास बनाम अविश्वास जन्म संघर्षपूर्ण परिस्थिति या संकट से गुजरना पड़ता है। इस समय अवधि में बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपनी माँ या उसकी देखभाल करने वालों के ऊपर पूरी तरह आश्रित रहता है। जिस तरह बालक का लालन पालन किया जाता है और वह जिस रूप में अपने आप को सुरक्षित और आरामदायक महसूस करता है, उसी रूप में वह अपनी माँ तथा देखभाल करने वाले अन्य व्यक्तियों और इसके फलस्वरूप सामाजिक वातावरण और परिस्थितियों में वह पल रहा होता है। विश्वास या अविश्वास रखने लगता है, किस पर उसे भरोसा है, किस पर उसे भरोसा नहीं है। अपने परिवेश के प्रति विकसित इस विश्वास या अविश्वास को लेकर ही बालक अपने विकास की अगली अवस्था में प्रवेश करता है और यह बात उसके विकसित व्यक्तित्व और अर्जित व्यवहार में भी स्पष्ट झलकने लगती है। जब बच्चा छोटा होता है, जन्म से लेकर 1.5 वर्ष की अवस्था तक वो अपने माता पिता पालक की देखभाल के अंतर्गत रहता है। उसे अपने ये भावना जागृत होती है कि कौन मेरा है और कौन
दूसरा है किस पर विश्वास किया जा सकता है और किस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। आपने देखा होगा दोस्तों कि छोटा बच्चा जो पहचान के है उसके पास तो चला जाएगा, लेकिन जो जो पहचान वाला चेहरा उसके समक्ष नहीं आता है तो बच्चा रोने लगता है। तो ये पहली अवस्था है दोस्तों जो एरिक्सन ने बताया था, विश्वास बनाम अविश्वास। दूसरी अवस्था है स्वायत्तता। स्वायत्तता बनाम लज्जा एवं शंका। ये नन्हा बालक है, 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक की इस अवस्था की आयु है। अपने आत्मसम्मान का बचाव करते हुए अपने भौतिक परिवेश पर स्वामित्व स्थापित करने का प्रयत्न इस अवस्था में बालक करता है। इसे विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रथम अवस्था में अपने परिवेश के प्रति वांछित विश्वास और सुरक्षा की भावना से ओतप्रोत होकर एक बालक अब यहाँ अपने विकास की दूसरी अवस्था में पदार्पण करता हुआ दिखाई पड़ता है। उसके पास इस आयु विशेष में होने वाले गामक विकास के फलस्वरूप कुछ गामक कौशल भी होते हैं और अर्जित की गई भाषा भी। इन्हीं की सहायता से अब वह पहले की विकास अवस्था से जुड़ी हुई आश्रितता का परित्याग कर, पहले वो किसी पर आश्रित होता है उसे वो परित्याग करता है और स्वायत्तता तथा आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने के लिए लालायित रहता है। कुछ भी चीजें वो स्वयं करने की कोशिश करता है। अब वह अपने परिवेश को जानने समझने में रुचि लेने लगता है और जो कुछ उसने अपनी योग्यता और क्षमताओं के रूप में अर्जित किया है उसकी सार्थकता तथा असमर्थता की परख करने के प्रयत्नों में वो रत रहता है। परंतु यहाँ अब उसे अपने इस प्रकार के स्वायत्तता तथा आत्मनिर्भरता के उपभोग के संदर्भ में अपने रास्ते में आने वाली परेशानियों से जूझना पड़ता है। जब ये स्वयं आत्मनिर्भर होने की कोशिश करता है तो परेशानियां भी उसके सामने आती हैं। यहाँ अब उसे अपनी विभिन्न प्रकार के स्वतंत्र गतिविधियां जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, छलांग लगाना, वस्तुओं को संभालना, उचित रूप से व्यवहार करने के तरीके तथा उचित भाषा का प्रयोग करने का सीखना आदि के विषय में अपेक्षित देखभाल और नियंत्रण की जरूरत होती है। उसे अभी भी नियंत्रण और देखभाल की जरूरत होती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे आत्मनिर्भरता की ओर कदम उठाने के लिए आवश्यक सभी प्रकार के स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाए। उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है आत्मनिर्भर होने के लिए। सुरक्षा जितनी आवश्यक हो अथवा उसका ध्यान रखते हुए बालक को यहाँ ऐसे अवसर तो अवश्य ही प्रदान किए जाने चाहिए जिससे एक ओर तो उसके कदम स्वायत्तता तथा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े और दूसरी ओर अपनी विकास क्षमताओं और योग्यताओं की भी सामर्थ्य और असामर्थ्य का उसे ठीक आभास हो। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे जब अपने से कुछ करते हैं तो उस पर कुछ कंट्रोलिंग भी जो है पेरेंट्स का होना चाहिए। अब वे बालक जिन्हें किसी कारणवश आत्मनिर्भर बनने संबंधी आवश्यक परिस्थितियां नहीं उपलब्ध होती हैं, माँ बाप का उनकी सुरक्षा के बारे में बहुत अधिक चिंता करना, जरूरत से ज़्यादा अनुशासन और पाबंदियां बच्चों पर लादना, उसके प्रति अनुदार होना, ऐसी कुछ बातें हो सकती है जिनके परिणाम स्वरूप बालक अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के प्रति डाउटफुल, शंकालु रहते हैं और अपने आप कुछ भी करने से डरते और हिचकिचाते हैं और यही बात उन्हें दूसरों के सामने लज्जा या शर्मिंदगी महसूस करने की ओर ले जाती है, क्योंकि उचित रूप से अपनी क्षमताओं के बारे में रखी जाने वाली शंका बालक को अपनी सामर्थ्य के मुताबिक ही काम करने में सहायक बनती है और शर्मिंदगी तथा लज्जा की अनुभूति उसे गलत कार्य करने से रोकती है। इसलिए मनोसामाजिक विकास की इस अवस्था में बालक को इस तरह उचित सहायता की जानी चाहिए कि वे एक तरफ तो अपने सामाजिक परिवेश की आवश्यकताओं के संदर्भ में आवश्यक स्वायत्तता तथा आत्मनिर्भरता ग्रहण करने में कामयाब हो सके, तो दूसरी ओर उसे अपने उचित प्रयासों तथा माँ बाप और बड़ों के अनुचित व्यवहार के कारण अनावश्यक रूप से अपनी योग्यताओं के प्रति शंकाशील बनने और अपने व्यवहार के कारण शर्मिंदगी उठाने की नौबत न आए। कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरी अवस्था में
जब बच्चा 1.5 साल से लेकर के 3 साल तक की उम्र में रहता है तो वो अपने आत्मसम्मान के बचाव करते हुए अपने भौतिक परिवेश पर स्वामित्व स्थापित करने का प्रयत्न करता है। तो वो सीखने की प्रवृत्ति में होता है बच्चा, और वो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है, क्योंकि हर अवस्था में, जब पहली अवस्था से बच्चा दूसरी अवस्था में आएगा तो भी उसे परेशानियां आएंगी, दूसरी अवस्था से जब तीसरी अवस्था में, अर्थात जब परिस्थितियां, जब अवस्था बदली होती है, परिवर्तित होती है, तो नई नई परेशानियां होंगी। उन परेशानियों पर विजय प्राप्त करके अगली अवस्था में जाना है, अगली अवस्था में वैसी ही परेशानियां आएंगी। तो हर 8वां अवस्था में पहुंचने के लिए परेशानियां तो हर अवस्था में है, लेकिन जब आप पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में आते हो तो कुछ परेशानियां आएंगी, उस पर आप विजय प्राप्त करोगे, तब उस तीसरी अवस्था में आ पाओगे। परेशानी वहां भी है तो उस पर भी आपको विजय प्राप्त करनी है, फिर चौथी अवस्था में आने। ऐसे एरिक्सन महोदय, जो कि जर्मनी से संबंध रखते हैं, उन्होंने हर अवस्था की परेशानियां बताई हैं और परेशानियों पर कैसे विजय प्राप्त करके दोनों चीज, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों को उन्होंने बताया है। अगला है दोस्तों पहल बनाम अपराध बोध। पहल बनाम अपराध बोध। प्राथमिक कक्षा के प्रवेश से पूर्व का बालक, अर्थात 3 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था में पहुंचा हुआ बालक दूसरों का अनुसरण न कर स्वयं पहल करने की चेष्टा करता है। सेकंड अवस्था तक बच्चा दूसरों का अनुसरण करता है, नकल करता है, लेकिन तीसरी अवस्था में आने पर वो दूसरों का अनुसरण न कर वो खुद नई चीज करने की सोचता है। आत्म चेतना तथा लैंगिक पहचान की ओर कदम रहते हैं। उसे अपने विषय में जानकारी प्राप्त होती है कि मैं कौन हूँ और मेरी पहचान क्या है। तो तीसरे अवस्था को देख लेते हैं दोस्तों विस्तार से। पहल बनाम अपराध बोध, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। जब बालक को अपने परिवेश तथा अपनी क्षमताओं पर विश्वास आ जाता है और वह आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ लेता है तो उसमें स्वयं ही अपने वातावरण के प्रति सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने की शुरुआत हो जाती है। जब दो अवस्थाओं से वो गुजर जाता है तो वो आत्मनिर्भर हो गया, आत्मनिर्भरता के विषय में उसने पढ़ लिया, तो अब अपने वातावरण से वो अंतःक्रिया करता है। अब वो अपने वातावरण के हर चीज के बारे में जानने के लिए बेहद उत्सुक होता है। 3 से 6 वर्ष के जो बालक हैं, अपने आसपास में जो भी वस्तुएं दिखती हैं उसके विषय में जानकारी, उसके विषय में जानना चाहता है, उसके लिए वो उत्सुक रहता है, उसके बारे में वह तरह तरह के प्रश्न पूछता है और विविध प्रकार के क्रियाकलापों के बारे में सोचना और करना शुरू कर देता है। उसकी शारीरिक और मानसिक इस प्रकार की गतिविधियों के संपादन संबंधी पहल अब जिस अनुपात में माता पिता तथा अन्य उपलब्ध सामाजिक परिवेश संबंधी सहूलियतों के माध्यम से पुनर्बलित, प्रोत्साहित और हतोत्साहित की जाती है, उसी अनुपात में बालकों में बड़े होकर शारीरिक और मानसिक गतिविधियों में पहल कर बढ़ चढ़कर भाग लेने की प्रवृत्ति और इससे संबंधित आवश्यक क्षमताओं के विकास का रास्ता खुल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब बच्चा पहल करता है कुछ नई चीज करने के लिए तो कोई पेरेंट्स उसे उत्साहित करते हैं कि आप ऐसी चीजें नया करो, तो बच्चा आगे बढ़ेगा। अच्छा, उसी चीज पर जब कोई पेरेंट्स उसे हतोत्साहित करते हैं कि ऐसा नहीं करना है, तो बच्चों का मनोबल वहीं गिर जाता है, तो बाद में वो नई चीजें करने के विषय में नहीं सोचता है। तो 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चे के पेरेंट्स पर निर्भर करता है कि वो किस चीज के लिए उसे बढ़ावा दे रहे हैं और किस चीज को उसे रोक रहे हैं। अगर माँ बाप, अभिभावक द्वारा अपनी क्षमताओं पर उचित विश्वास न होने के कारण उसकी की जाने वाली इस प्रकार की पहल के लिए उसे हतोत्साहित किया जाए, अनुचित आलोचना करके उसकी खिंचाई की जाती है, छोटी छोटी उसकी गलतियों और असावधानियों को तूल देकर उसे मारपीट या सजा सुनाई जाती है, तो अवश्य ही ये बातें उसे अपराध बोध से ग्रस्त करने वाले और जीवन के कार्यकलाप के नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु उचित पहल करने में हिचकिचाने तथा असमंजस में रहने वाली स्थितियों को जन्म देने के लिए सिद्ध हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब ये बच्चा 3 से 6 वर्ष की आयु में होता है तो कुछ बातों के लेकर के उसे चिढ़ाया जाता है,
उसकी खिंचाई की जाती है कि अभी छोटा है तो इन सब चीज़ों से उसे जो नया नया करना है, जो नई चीज़ें करनी है, उसके प्रति वो अपराध बोध से ग्रसित हो जाता है कि यह ठीक नहीं है, वो दूसरा ही कुछ करने लगता है। यद्यपि यह बात भी सही है कि असफल होने पर ही सही समय पर सही निर्णय लेने अथवा अपनी गतिविधियों के नियोजन एवं क्रियान्वयन में गलतियां कर बैठने के कारण उसे अपराध बोध की अनुभूति होती है। अगर कोई नई चीज कर रहा है और गलती से कुछ उससे नुकसान होता है तो उसे अपराध बोध का भान होता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं अपराधी हूँ। परंतु इससे उसे अपनी गलतियों और असफलता से सीखने का मौका भी मिलता है। अगर जब तक वो गलती नहीं करेगा तब तक वो सीखेगा नहीं। परंतु इस स्वीकारोक्ति तथा पाठ को गहरे अपराध बोध में बदलना बालक के सही व्यक्तित्व विकास के लिए काफी हानिप्रद सिद्ध हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि इस अवस्था की पहल बनाम अपराध बोध नामक विषम परिस्थितियों को चुनौती का उपयुक्त समाधान तलाश किया जाए। इसके समाधान को तलाशने की जरूरत है कि बच्चे से अगर गलती होती है तो उसे अपराध बोध नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे गिल्टी फील नहीं होना चाहिए कि इन सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। इसे संभव बनाने के लिए हमें चाहिए कि हम उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को संपादन करने की उसकी पहल को उचित रूप से प्रोत्साहित करें। अगर कुछ वो नया करना चाहता है तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, सही दिशा में उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। एक ओर तो उसका संकुचित पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करें और दूसरी ओर हमें उसकी गतिविधियों को मूल्यांकन और पुनर्बलित करने के लिए आवश्यक सुधार लाने की जरूरत है, जिससे वो नई नई आदतों को अच्छी तरह सीखने में मदद हो सके। ये तीसरी अवस्था हो गई दोस्तों। अब चौथी अवस्था है अध्यवसाय बनाम हीनता। इसका जो आयु है वो 6 से 12 वर्ष का है। पूर्व किशोरावस्था का बालक अपने कौशलों में वांछित निपुणता लाकर आत्मविश्वास तथा आत्म प्रतिष्ठा अर्जित करने का प्रयत्न करता है। वो नई नई चीजें सीखता है और नई नई स्किल्स को सीख करके वो अपना आत्मविश्वास और अपनी आत्म प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयत्न चौथी अवस्था में करता है। चौथी अवस्था को जरा विस्तार से पढ़ लेते हैं। अपनी इस अवस्था में संबंधित आयु अवधि में पहुंचते पहुंचते सभी बालक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने लगते हैं। इस टाइम पे प्राथमिक विद्यालय में होते हैं। यहाँ इन्हें तरह तरह की बातें पढ़नी और सीखनी होती हैं। फलस्वरूप अध्यापकों तथा विद्यालय परिसर संबंधी हालतों की वजह से उनमें अधिक से अधिक काम करने और अच्छे से अच्छे परिणाम दिखाने का दबाव बढ़ता चला जाता है। कंपटीशन की भावना आती है, अच्छा करने की उससे उम्मीद बढ़ जाती है। दूसरी ओर माता पिता अभिभावक की भी उनसे अब अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। वे एक ओर तो उनसे पढ़ाई में आगे रहने की उम्मीद करते हैं और दूसरी ओर यह भी चाहते हैं कि वे उनके घर के परिवार और रोजगार से संबंधित कार्यों में भी हाथ बटाएं। इससे अतिरिक्त विद्यालय जाने वाले इन बालकों को अपने सहपाठियों से भी विद्यालय तथा अन्य सामाजिक परिस्थितियों से बेहतर दिखाने हेतु लगातार प्रतियोगिता में बना रहना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय में बच्चा सीखता भी है और उससे ये उम्मीद भी की जाती है कि तुम सबसे बेहतर करो। अगर बालक विद्यालय, घर तथा सामाजिक परिवेश संबंधी परिस्थितियों में कुछ अच्छा कर दिखाने में सफल रहता है और उसके ग्रामर समर्थता तथा बौद्धिक उपलब्धियों की वजह से प्रशंसा होती है, अगर ये सब चीज़ों में वो सफल हो गया तो उसकी प्रशंसा होती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अच्छे से अच्छे परिणाम लाने संबंधी बातें घर पर जाएंगी। परिणाम स्वरूप ऐसे बालक जिंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा पाने तथा प्रगति की ऊंची से ऊंची मंजिलें तय करने के लिए पूरी तरह अभिप्रेरित होंगे। दूसरी ओर अगर किसी वजह से बालक उपलब्धि या निस्तर स्तर अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी कम रहता है अथवा इससे उनके अध्यापक तथा माता पिता की संतुष्टि नहीं मिलती है तो बालक स्वयं अपनी नज़रों में गिरता जाता है और उसमें हीनता की भावना घर कर लेती है। अध्यवसाय बनाम हीनता मतलब अगर वो ठीक कर रहा है तो वो
आगे सफल होगा। अगर वो ठीक नहीं कर रहा है, स्कूल में प्रदर्शन अच्छा नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर भी हीनता की भावना आ जाती है। विद्यार्थियों तथा विद्यालय अधिकारियों द्वारा यहाँ अब बालकों में अध्यवसाय बनाम हीनता संबंधी इस निकट परिस्थिति तथा चुनौती से ठीक तरह निपटने में सहायता की जा सकती है। बालक के लिए विद्यालय ही वह स्थान है जहाँ सफलता और असफलता से उसका सही रूप में साक्षात्कार होता है। इसलिए अध्यापक तथा विद्यालय अधिकारियों का यह कर्तव्य बनता है कि कक्षा कक्ष तथा विद्यालय की गतिविधियों एवं वातावरण को इस प्रकार नियोजित एवं संगठित करें कि विद्यार्थी सदैव ही अपने बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर अपनी योग्यता क्षमताओं में विकास रखना सीखें तथा निराशा और हीन भावनाओं से अपने आप को दूर रखें। पॉजिटिव थिंकिंग रखें, निराश न हो, प्रयत्न करते रहें और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें, अपने पर खुद पर विश्वास करें। 5वीं अवस्था है दोस्तों, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। किशोरावस्था है, 12 से 20 वर्ष तक है। किसी अनुकरणीय आदर्श से प्रेरणा लेकर एक विशिष्ट पहचान बनाने की प्रयास इसमें होता है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, 5वें में देखते हैं विस्तार से। 5वीं अवस्था, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, 12 से 20 वर्ष तक। किशोरावस्था के आगमन से शुरू होने वाली यह अवस्था बालकों में ऐसी विकास स्थिति में डाल देती है कि एक तरफ तो वो स्वयं की पहचान बनाने के लिए जी जान से उतारू रहते हैं और दूसरी ओर वे यह समझ नहीं पाते कि ऐसा करने में उन्हें किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए। अपनी भूमिका को लेकर वे दोराहे पर खड़े दिखाई देते हैं। इस बात में पूरी सच्चाई रहती है कि यह होना नितांत स्वाभाविक है कि किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते बालकों में अपने पूर्व विकास के आधार पर अपने और अपने परिवेश में विश्वास रखना, स्वायत्तता या आत्मनिर्भरता, पहल करना, अपनी प्रगति के लिए पूरी मेहनत करना आदि योग्यताओं और क्षमताओं का समावेश हो जाता है। फलस्वरूप उन्हें अपनी पहचान बनाने की ओर आवश्यकता जोर शोर से शुरू करने की महसूस होती है। उनके शरीर तथा मानसिक प्रक्रिया में अकस्मात आने वाले परिवर्तनों तथा सामाजिक परिवेश द्वारा उनसे की जाने वाली अपेक्षाएं उनसे इस प्रकार के प्रश्नों को पूछने के लिए उकसाती हैं कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या होना है, क्या मैं वही हूँ जो पहले हुआ करता था, मुझे क्या करना चाहिए और मेरा व्यवहार किस तरह का होना चाहिए आदि आदि। उसकी शंकाएं, ये सब प्रश्न किशोरावस्था के जो 12 से 20 वर्ष के बच्चे हैं उनके मन में ये सब चीज़ें आती रहती है। तो एरिक्सन इस संबंध में यह कहना चाहता है कि इस अवस्था में एक किशोर को अपनी पिछली विकास अवस्थाओं के आधार पर अपनी पहचान बनाने से संबंधित जो अटूट लालसा होती है उसके पीछे पहला नंबर उसके शरीर में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन, अपने आगामी परीक्षा तथा भविष्य के बारे में किसी निर्णय पर पहुंचने से संबंधित चिंता या दबाव होते हैं। फलस्वरूप किशोर अपनी नई पहचान तथा नई भूमिका तलाश करने के प्रयास करता है। इसलिए उसे विभिन्न प्रकार के यौन, रोजगार और शिक्षा संबंधी विकल्प तलाशते हुए यह मालूम करता पाया जाता है कि वह क्या है और क्या हो सकता है। व्यक्ति विशेष अपनी एक पहचान बनाने के इस प्रयास में कितना सफल होगा, अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे अपनी पिछली विकास अवस्थाओं से संबंधित चुनौतियों, विकट परिस्थितियों तथा उलझनों को सुलझाने में किस सीमा तक कामयाबी मिलती है। वो परेशानियों को किस तरीके से सुलझाता है, इस पर निर्भर करता है कि वो क्या बनेगा। अब उसकी इस संदर्भ में नाकामयाबी उसे अपनी भूमिका के विषय में भ्रमित करती है। भ्रांति लिखा है ना, तो अगर ये सब चीजें करते समय उसे नाकामयाबी मिली तो वो भ्रमित हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, और फलस्वरूप व्यक्ति विशेष अपने आप को ढूंढने और अपनी दृष्टि तथा दूसरी की दृष्टि में अपनी एक विशेष पहचान बनाने में कामयाब नहीं हो पाता। अब वह दिग्भ्रमित सा हो जाता है, भ्रमित हो जाता है और यह नहीं जान पाता कि उसे स्वयं क्या करना चाहिए।
उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। अब अपने शैक्षिक तथा व्यावसायिक जिंदगी के बारे में कोई निर्णय लेने अथवा दोस्त बनाने में नाकामयाब नजर आता है। उसे भविष्य में क्या करना है, नए नए दोस्त बनाने में अब वो नाकामयाब होता है क्योंकि वो असफल हो जाता है। और आत्म साक्षात्कार करने संबंधी असमर्थता और भूमिका भ्रांति उसे गलत रास्ते पर डाल सकती है और वह बच्चों की तरह व्यवहार करने, दुष्चरित्र और असामाजिक तत्वों की भूमिका में अपने आप को उतारने की गलती करता हुआ दिखाई देता है। वो गलत लाइन पकड़ लेता है। अगर वो नाकामयाब हो गया तो वो दुर्व्यवहार और दुष्चरित्र असामाजिक तत्वों के साथ जाने की वो कोशिश करता है। अगर दूसरी ओर किशोरों का मनोसामाजिक विकास उन्हें अपनी पहचान देने में कामयाब रहता है तो उससे किशोरों को जो वे कर रहे हैं उसे करने के लिए उनमें पर्याप्त आत्मविश्वास जागृत होता है। अगर जो वो कुछ कर रहा है और उसमें वो सफल हो रहा है तो उसके अंदर आत्मविश्वास ऑटोमेटिक जागृत होता है। संवेगात्मक रूप से वे समायोजित रहते हैं और उसका अपने और अपने वातावरण के साथ पटरी बिठाने में आसानी होती है। ऐसे लोग सामंजस्य बैठा लेते हैं। शिक्षक और अभिभावक किशोरों को उसके इस संकट पहचान बनाम भूमिका भ्रांति से उभारने में उचित रूप से सहायक सिद्ध हो सकते हैं। शिक्षक और अभिभावक इसमें उनकी मदद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उन्हें चाहिए कि उनके किशोर बालक जो अपनी एक पहचान बनाने के लिए प्रयासरत है उसको उनके अपने रूप में अच्छाई या बुराई दोनों के साथ स्वीकार करें। और दूसरी बात, जो सभी किशोर चाहते हैं कि वह उन्हें बालक नहीं बल्कि एक जिम्मेदार वयस्क व्यक्ति के रूप में देखें। जब 20 साल का बच्चा हो जाता है तो वो यह सोचता है कि अब मुझे बच्चा ना समझा जाए क्योंकि मैं वयस्क हो गया हूँ। ऐसा इस अवस्था के बच्चे ऐसा चाहते हैं कि मुझे बच्चा ना समझा जाए, मुझे एक किशोर के रूप में, वयस्क के रूप में मान्यता दी जाए। अच्छा, फिर क्या होता है कि दूसरी बात कि बच्चों के तरह व्यवहार करना छोड़ दें। उनके साथियों तथा बाहर वालों के समक्ष उनसे व्यवहार करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि किसी भी तरह उनके अहम को ठेस ना लगे। कभी भी कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए। एक बच्चे का दूसरे बच्चे से कंपैरिजन, तुलना कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुलना करने से क्या होता है कि जो बच्चा है उसके अंदर हीन भावना, क्योंकि दोनों बच्चों का माइंडसेट अलग है, दोनों बच्चों के सोचने का तरीका अलग है, दोनों बच्चों का दिमाग अलग है। कोई बच्चा किसमें इंटरेस्टेड है, कोई बच्चा किसमें इंटरेस्टेड है। किसी भी बच्चे का, एक बच्चे का दूसरे बच्चे से कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, जिसके कारण कि नकारात्मकता का भाव उस बच्चे में विकसित हो सकता है और जो वो करना चाहता है वो भी वो करेगा नहीं, उसके लिए वो हतोत्साहित हो जाता है। तो करना क्या चाहिए कि उसको किसी तरह का ठेस ना पहुंचे, चार व्यक्ति के बीच में उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए जिससे उसके अहम को ठेस लगे। उन्हें उसकी योग्यताओं के अनुरूप वैयक्तिक या सामूहिक रूप से जिम्मेदारी के कार्य सौंपे जाएं और उनके चरित्र किए जाने वाले कार्य और वायदों का विश्वास करके चला जाए। ऐसे बच्चों को ग्रुप में काम दे देना चाहिए कि ये ग्रुप बना करके ये आपको काम करना है। अब छठवीं अवस्था आती है अंतरंगता बनाम अकेलापन। पूर्व वयस्क 20 साल से 45 वर्ष तक पति पत्नी, माता पिता, प्रेमी युगल से आत्मीय संबंध बनाना और उसको निभाना। 20 साल से लेकर 45 साल तक पूरे ये लाइफ के विषय में जो है एरिक्सन महोदय ने बताया है कि पूरे लाइफ का, पूरे जीवन का उन्होंने 8 अवस्थाओं में विभाजन किया है और 8 अवस्थाओं में, हर अवस्थाओं में क्या अपेक्षाएं होती, क्या आवश्यकताएं होती है और क्या क्या परेशानियां आती हैं, वो एरिक्सन महोदय में बड़े ही अच्छी तरीके से समझाया है। तो छठवीं अवस्था में आते हैं अंतरंगता बनाम अकेलापन। 20 से 45 वर्ष मनो सामाजिक विकास की यह छठी अवस्था का संबंध व्यक्ति विशेष की पूर्व वयस्क अवस्था से संबंधित आयु वर्षों से होता है।
इस अवस्था में वह अपनी चाहत के किसी व्यक्ति के साथ अंतरंग संबंध स्थापित करने में प्रयासरत रहता है। एरिक्सन 1950 ने इस बारे में अपनी टिप्पणी करते हुए लिखा है कि एक युवा वयस्क जो अपनी एक पहचान बनाने के प्रयास में अभी अभी उभरा है, वह अब अपनी पहचान को दूसरों की पहचान में आत्मसात कर उसे अंतरंग संबंध जोड़ने के लिए लालायित रहता है। इस अवस्था में उसमें ऐसी सक्षमता नजर आती है कि वह ठोस संबंध कायम करने, अच्छा सहयोगी बनाने की भूमिका का निर्वाह कर सके और अपने अंदर ऐसा नैतिक सामर्थ्य जुटा सके कि वह इस प्रकार के सहयोगी रहने बनने के वायदों को किसी भी कीमत पर पूरा कर सकता है। इस तरह इस अवस्था में व्यक्ति अपनी पहचान को दूसरों की पहचान में आत्मसात कर उसके घनिष्ठ संबंध स्थापित करता हुआ दिखाई देता है। उसके इस संबंधों में इतनी प्रगाढ़ता आ जाती है कि उसमें अहम और तेरा मेरापन की भावना बिल्कुल नहीं रहती है। इस अवस्था में तेरा मेरा अहम की भावना समाप्त हो जाती है। इस तरह प्रगाढ़ संबंधों के उदाहरण के रूप में हम पति पत्नी, अंतरंग दोस्तों, एक आदर्श शिक्षक शिष्य के मध्य पाए जाने वाले संबंधों का उल्लेख कर सकते हैं। इस तरह की सर्वोच्च अंतरंगता तथा एक दूसरे के विलय की भावना के दर्शन कामेक्षा तृप्ति करते हुए प्रेमी जोड़ों में मिलने की भावना लक्षित होती है। दूसरे तरह की ऐसी घनिष्ठता अंतरंगता वहां देखी जाती है जहां लोगों को अपनी मित्रता निभाने तथा परिवार के सदस्यों का साथ देने के लिए हर प्रकार के त्याग करता हुआ पाया जाता है। इस संबंध में माता पिता, पति पत्नी, प्रेमी युगल जैसे आत्मीय संबंध बनता है। अंतरंगता का ठीक विपरीत होता है अकेलापन। अंतरंगता ये तो हो गई अंतरंगता, और अगला होता है अकेलापन। अकेलापन के ठीक विपरीत हम अंतरंगता के ठीक विपरीत हम अकेलेपन को पाते हैं। जहां अंतरंगता में संबंधों का अटूट प्रगाढ़ बंधन और घनिष्ठता होती है, वहां अकेलापन के संबंधों के नाम पर पूर्ण रिक्तता होती है। जब कोई किसी के भरोसे लायक घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता, जब बनाए संबंध किसी कारणवश तारदार हो जाते हैं, तब व्यक्ति विशेष में अकेलापन घर करने लगता है। उसके दूसरों से संबंध खत्म हो जाते हैं, वह सबसे अलग थलग पड़ जाता है। ऐसा होना न तो उसके हित में है और न समाज के हित में है। संबंधों को बनाने और उसमें प्रगाढ़ता लाने के यहाँ कुछ कुछ उपाय अवश्य किए जाने चाहिए, परंतु इससे यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि अकेलापन सभी तरह से वांछनीय या हानिप्रद है। किसी भी तरह का कुछ न कुछ एकांत और अकेलापन व्यक्ति विशेष की अपनी वैयक्तिकता तथा छवि को बनाए रखने तथा उसके व्यक्तित्व को वांछित दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। परंतु अगर यह बात सीमा से बाहर हो जाए, तब यह दूसरों से अच्छे संबंध बनाने में पहल करने तथा बने संबंधों को टिकाए रखने में बाधक बनकर व्यक्ति विशेष को अपने में सिमट कर रह जाने और एकांत और अकेलापन की ओर ढकेल देता है। इसलिए यहाँ अब यह आवश्यक हो जाता है कि इस अवस्था विशेष की एक बड़ी चुनौती तथा विषम परिस्थिति अंतरंगता बनाम अकेलापन के भंवर जाल से ठीक प्रकार निपटा जाए। यह ठीक तरह संभव है अगर हम अपनी दो तरह की एक दूसरे से विपरीत खड़ी हुई आवश्यकता, अंतरंग संबंध बनाने की आवश्यकता और वैयक्तिकता को बनाए रखने की आवश्यकता की पूर्ति में उचित संतुलन कायम कर सके। जितनी अच्छी तरह से हम ऐसा कर सकेंगे, उतनी अच्छी तरह से हम आपस में और दुनिया में जिसमें हम रहते हैं उससे समायोजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अंतरंगता और अकेलापन जो है वो अब यहाँ तक जो है पूर्व वयस्क की अवस्था हो गई, 20 साल से लेकर 45 साल। इसमें पति पत्नी, माता पिता और प्रेमी युगल संबंध बनता है, और किसी कारणवश अगर ये शादी ब्याह जो पति पत्नी के संबंध होते हैं वो अगर नहीं चला, तो व्यक्ति अलग थलग पड़ने लगता है और अंत में तलाक से वो सेपरेट हो जाते हैं और अकेलापन आ जाता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
अगर किसी कारणवश हो जाता है तो उसे सामंजस्य, समाज से सामंजस्य बिठाना चाहिए और आगे अगली अवस्था की ओर बढ़ना चाहिए। अगली अवस्था है उत्पादनशीलता या सृजनात्मकता। सृजनात्मकता, उत्पादनशीलता बनाम जड़ता। प्रौढ़ावस्था आती है इसमें 45 से 65 वर्ष की। व्यवसाय, परिवार तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रों में उत्पादनशीलता एवं सृजनात्मकता से संतुष्टि का प्रयत्न इस अवस्था में किया जाता है। इसको विस्तार से देख लेते हैं दोस्तों। 7वीं अवस्था उत्पादनशीलता, सृजनात्मकता बनाम जड़ता, 45 से 65 वर्ष की आयु की यह अवस्था है। इस अवस्था तक पहुंचता पहुंचता व्यक्ति अपने व्यवसाय विशेष में अच्छी तरह पैर फैला लेता है। अब वह अपनी व्यावसायिक दुनिया नई पीढ़ी या समाज को कुछ अपनी ओर से देने लायक बना देता है। फलस्वरूप अपने आप कुछ नया कर दिखाने तथा अपने क्षेत्र में अपने कार्यों द्वारा भरसक योगदान देने आदि की इच्छा उसमें जागृत होती है। वह अपनी उत्पादनशीलता और सृजनात्मकता का आने वाली पीढ़ी को रास्ता दिखाने संबंधी अपनी इस चाहत को पूरा करना चाहता है। इस प्रकार की अपनी इच्छा और चाहत को पूरा करने के लिए उसके द्वारा अपने बच्चों को आगे बढ़ाने, दूसरे युवा लोगों का मार्गदर्शन करने तथा किसी न किसी ऐसी रचनात्मक, उत्पादक और प्रयोजनपूर्ण गतिविधियों में प्रयासरत होने की कोशिश की जाती है, जिससे समाज, देश और मानवता का भला हो। केवल अपने बारे में या अपने घर परिवार या घनिष्ठ मित्रों के बारे में ही न सोचकर इस संकीर्ण दायरे से कुछ बाहर निकलकर अब वह ध्यान आने वाली पीढ़ी की ओर कुछ कर जाने की तरफ होता है। कुछ समाज के लिए करना चाहता है, जो आने वाली पीढ़ी है उस चीज के उसके लिए करना चाहता है। 45 से 65 वर्ष की आयु में वह अपने बच्चों के अलावा अपने विद्यार्थियों, अधीन कर्मियों तथा सामान्य रूप से सभी युवा व्यक्तियों को अपना मार्गदर्शन देकर जीवन में आगे बढ़ने तथा अपने करियर में सफल होने के कुछ गुण सिखाने का प्रयत्न करता है। इस तरह से वह अपने आत्म के विस्तार तथा अपने आत्म का समाज के अच्छे सदस्यों के आत्म के साथ आत्मसातीकरण या विलय के प्रयत्नों के रत होता दिखाई देता है। उत्पादनशीलता या सृजनात्मकता के ठीक विपरीत इस अवस्था में कुछ व्यक्तियों को आत्म केंद्रितता, अहम या स्वार्थ प्रयत्न से अधिक ग्रस्त पाया जाता है। ये तो परोपकारी टाइप के व्यक्ति होते हैं जो उत्पादनशीलता और सृजनात्मकता को समाज के लिए उपयोगी सिद्ध करते हैं, लेकिन इसके विपरीत कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं सिर्फ वो अपने ही विषय में सोचते हैं। इसे जड़ता कहा गया है। परिणाम स्वरूप वो अपने ही लिए जीते हैं और मरते हुए पाए जाते हैं। दूसरों के लिए कुछ करने या समाज के लिए कुछ देने जैसा भाव उनके अंदर नहीं होता है। इसके अतिरिक्त वे समाज के उत्पादक, उपयोगी और सृजनशील अंग के रूप में विकसित न होकर जड़ता को ग्रसित हो जाते हैं। न वे कुछ नया करना चाहते हैं और न आने वाली पीढ़ी को उचित मार्गदर्शन देना चाहते हैं। आगे बढ़ने की सहायता करने की उसमें कोई चाहत होती है। इस तरह की निष्क्रियता या जड़ता दिखाने की बात स्वयं उसके तथा समाज के लिए कई प्रकार से हानिप्रद सिद्ध होती है। परंतु कुछ समय के लिए अगर निष्क्रिय रहने या जड़ता ग्रहण करने की बात हो तो यह व्यक्ति को जो कुछ किया है उसे भली भांति नियंत्रित, संगठित करने, उसका मूल्यांकन कर आगे बढ़ने के लिए सबक लेने और अपनी शक्तियों को पुनर्जीवन देकर नए उत्साह और उत्पादन का सृजन में जुटने में उचित सहायता करती है। परंतु इसकी अतिशयता व्यक्ति को आत्मकेंद्रित, स्वार्थी तथा उच्च प्रकार की असामाजिक प्रवृत्तियों की ओर धकेल देता है। इसलिए भलाई इसी में है कि उत्पादनशीलता तथा निष्क्रियता या जड़ता संबंधी दो विपरीत आवश्यकताओं में आवश्यक संतुलन बनाए रखना चाहिए, जिससे एक ओर तो निष्क्रिय विकसित योग्यताओं और क्षमताओं के बलबूते पर उत्पादन और सृजनात्मक कार्यों में अपना भरपूर योगदान देते हैं और दूसरी ओर निष्क्रियता एवं जड़ता के क्षणों में अपने उत्पादन और सृजन को संगठित करके ऊर्जा का संचय करने में इस प्रकार समर्थ बने कि वे आगे आने वाले समय में नई पीढ़ी और समाज के प्रति उत्तरदायित्व को पूरे जोश से निभा सकें। तो ये तो चीज हो गई उत्पादनशीलता और सृजनात्मकता के। इस समय में कुछ लोग तो परोपकारी होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने विषय में सोचते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका संतुलन होना चाहिए। लास्ट है दोस्तों, अहम संतुष्टि बनाम हताशा। वृद्धावस्था इसे कहते हैं 65 वर्ष से मृत्यु तक अपने जीवन की उपलब्धियों पर वो नजर डालता है कि मैंने जन्म से लेकर अभी तक क्या क्या किया, क्या क्या सही किया, क्या क्या गलत किया, इन सब चीजों पे वो नजर डालता है और मृत्यु का सामना करने के लिए आवश्यक तैयारी में वो जुट जाता है। ऐसी ऐसी चीजें करते समय वो मृत्यु की भी तैयारी करता है, उसे पता चल जाता है कि अब मेरी मृत्यु निकट है, उसकी भी वो तैयारी करने लगता है। तो क्या करता है, एरिक्सन महोदय ने बताया है, एरिक्सन महोदय बता रहे हैं कि मनोसामाजिक विकास की इस अवस्था का संबंध व्यक्ति की वृद्धावस्था, ओल्ड एज से है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन काल के अंतिम संघर्ष में परिस्थितियों तथा चुनौती, अहम संतुष्टि बनाम हताशा के चक्रव्यूह में फंसा हुआ पाया जाता है। पिछली सभी अवस्थाओं को सफलतापूर्वक पार करके ही वो इस अवस्था तक पहुंचता है। इसके पहले जो 7 अवस्थाएं आई हैं, कोई न कोई परेशानी हर अवस्था में उसके पास आती है, उसे वो पार करता है और अंत में वो मृत्यु के निकट वाली अवस्था में आकर के हताश हो जाता है। सभी अवस्थाओं में उसे किसी न किसी प्रकार की चुनौती या उलझन भरी परिस्थितियों से जूझना पड़ता है और जूझता है। उन परिस्थितियों पर वो विजय भी प्राप्त करता है और वो अगली परिस्थितियों में जाते जाते अंत में वो मृत्यु के निकट वाली परिस्थिति में आकर हताश हो जाता है। इन सबसे अच्छी तरह निपट कर यहाँ पहुँचना, अब उसे कुछ सीमा तक संतोष और संतुष्टि का अनुभव, कुछ संतोष और संतुष्टि भी होती है कि भला मृत्यु निकट आई है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं हर परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अहम संतुष्टि से ही यहाँ सही आशा है कि व्यक्ति जब पीछे मुड़कर अपने अतीत पर नजर डालता है तो उसने जो कुछ किया है उससे वह संतुष्ट होता है, संतुष्टि का अनुभव करता है। इससे वह अहम की संतुष्टि होती है, मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ कर पाया। यह बात उसमें अपने प्रति आदर यानी उसके दृष्टिकोण उसके स्वयं के प्रति सकारात्मक बनाने में बहुत मदद मिलती है। जब व्यक्ति स्वयं ठीक महसूस करता है तो उसे सभी जगह अच्छाइयाँ नजर आती हैं। जब उससे खुद को वो सही पाता है तो उसे हर चीज़ें सही लगती है। पहले जब वो किशोरावस्था में होता है तो उसे लगता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अंतिम अवस्था में वो सब जो किया है उसने, उससे वो बड़ा संतुष्ट होता है। इसका दृष्टिकोण दूसरों के प्रति सकारात्मक बन जाता है। इस प्रकार अपने आप से या तथा दुनिया से संतुष्ट व्यक्ति को अब अपने अतीत से कोई शिकायत नहीं होती। अपने जो पिछड़ा, जो बीत चुका है, उससे कोई उसे शिकायत नहीं होती है कि बीता हुए समय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उससे शिकायत नहीं होती, क्योंकि वो हर परेशानियों पर विजय प्राप्त करते हुए इस अवस्था तक पहुंचा है। दूसरी ओर वे व्यक्ति जो पिछली अवस्थाओं की चुनौतियों तथा उलझन भरी परिस्थितियों से ठीक तरह से निपट नहीं पाए हैं, अब वे व्यक्ति आते हैं जो हर परेशानियों पर निपट नहीं पाए हैं। उसकी सोच यहाँ अब काफी नकारात्मक पाई जाती है। जो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, जो हर परेशानियों को अच्छी तरह से कैसे हैंडल नहीं कर पाते हैं, वो हताश हो जाते हैं। उन्हें अपने अतीत में झांक कर निराशा हाथ लगती है कि ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यही सोच सोच कर वो पश्चाताप की अग्नि में वो जलता रहता है कि मैंने इसके साथ ऐसा क्यों कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब चीज़ें उसे पश्चाताप की ओर से वो अपनी नज़रों में खुद झुक जाता है। अपने विगत इतिहास को लेकर अपने से काफ़ी नाराज और दुखी हो जाता है। भले ही उसे पता है कि अंतिम अवस्था आ गई है, लेकिन वो अपने हर गलतियों के विषय में सोचकर नाराज और दुखी हो रहता है। अच्छा, जीवन में इतना लंबा रास्ता तय करने के बाद वह यह सोचते हैं कि उनकी जिंदगी ठीक तरह से नहीं बीती है। ऐसा व्यक्ति सोचने लगता है कि मेरी जिंदगी शायद ठीक ठाक नहीं बीती है। अब तो उसके पास अपनी भूलें सुधारने के लिए, कुछ नया हटकर करने के लिए समय भी नहीं बचा है। यही बात अब उन्हें पूरी तरह से हताशा की ओर ढकेल देती है। जो समय नहीं बचा है, जिस समय का उसने
कभी कद्र नहीं किया है, जिस समय का उसने सदुपयोग नहीं किया है, अब उसे वो हताशा की ओर ढकेल देती है। इन व्यक्तियों को ही मृत्यु का भय हर समय सताता रहता है। जो लोग हताश हुए रहते हैं उन्हीं को ही मृत्यु का भय सताता है, ऐसा एरिक्सन महोदय कहते हैं। दूसरी ओर वे व्यक्ति जिन्हें अपने अतीत का कोई पश्चाताप नहीं है और जो अपने किए हुए कार्य पर गौरवान्वित और संतुष्टि का अनुभव करते हैं, वे जीवन और मरण को एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानकर डर डर कर नहीं जीते हैं, बल्कि अपनी आखिरी सांस तक अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से जी लेना चाहते हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो असंतुष्टि और हताशा आवश्यक रूप में व्यक्तित्व का नकारात्मक पहलू नहीं है। किसी काम से या किसी काम से हमारा संतुष्ट होना या न होना नितांत सामान्य और स्वाभाविक है। हम अपनी जिंदगी में हमारे द्वारा की जाने वाली कई भूलों कमियों को स्मरण करके पछताते हैं, परंतु यह बात इतनी अधिक नहीं बढ़ जानी चाहिए कि इससे हम में स्वयं के प्रति नफरत या हीनता की भावना पैदा हो जाए। ये सब चीजें इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि स्वयं के प्रति हीनता की भावना या निराशा या हताशा को रखकर अंधेरे में खो जाएं। इसलिए यह आवश्यक है कि वृद्धावस्था में अहम संतुष्टि तथा हताशा के बीच भली भांति संतुलन कायम करने का प्रयत्न करना चाहिए। जिंदगी के इस आखिरी पड़ाव में व्यक्ति अपने और अपने दुनिया के प्रति सकारात्मक आशावादी दृष्टिकोण अपनाए हुए दुनिया और समाज के लिए उपयोगी बनकर अपने शेष दिनों को सम्मान पूर्वक जीना चाहिए। अच्छा, एरिक्सन की उपरोक्त वर्णित सभी 8 मनोसामाजिक विकास अवस्थाओं की लंबी यात्रा को जिसे व्यक्ति विशेष द्वारा अपने संपूर्ण जीवन में तय किया जाता है, अपनी विशेष चुनौतियों तथा संकट की घड़ियों का जो लाइफ से जुड़ी हैं, विभिन्न आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह भलीभांति संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है, उसका एक प्रयास जो है इस बारे में जो है ये तालिका में दिया गया है। ये पूरा एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत का ये जो है संक्षिप्त रूप है। तो दोस्तों, आज हमने एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के विषय में विस्तृत रूप से पढ़ा। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कृपया जो देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। बजे